मैं किसी के आबाद होने में जिंदाबाद नहीं हुआ, न किसी के बर्बाद होने में मुर्दाबाद हुआ। अरे वाह भाई, क्या क्या डायलॉग, जबरदस्त। कि जोशीमठ विरासत संजोए हुए है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि नज़दीक सलोड़ में रम्माण होता है। जोशीमठ में नरसिंह भगवान का मंदिर है। वहाँ पे तिमुंडिया होता है। जाख वगैरह वहाँ पे नाचते हैं हर दूसरे तीसरे साल में। इस पर दुनिया भर की गुरु जी होगी, मंगला कोठियाल जी होगी, दरवान पुंडी जी होगी, और ये हृदयराम उनियाल जी होगी, और मोहन बिस जी होगी, अनिल भट्ट जी होगी, और हरीश केस्टवाल जी होगी, मदन मिश्रा जी होगी, और जगदीश पोखरियाल जी होगी। कई लोग उससे जुड़े हुआ, श्रीज डोभाल जी से, जो कि एनजीसी से पास आउट थे, और वो आए तो उन्होंने हमें थोड़ा रंगमंच दिया। हमने उस समय उन्होंने एक नाटक कराया था हमसे, अंधेरी नगरी चौपड़ राज। हम छोटे थे तो वो नाटक की हमने। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील पुंडर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में, पूरे एनएच परिवार की ओर से। दोस्तों, आज हमारे साथ एनएच के व्यक्ति विशेष सीरीज में आए हैं खास शख्सियत, जो कि न सिर्फ पेशे से एक शिक्षक हैं बल्कि एक रंगकर्मी भी हैं, और उन्होंने बहुत सारे नुक्कड़ नाटक किए हैं, बहुत सारे भगीरथ प्रयास किए हैं, जिनसे आज उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और साथ ही साथ आप क्राफ्ट के भी बड़े शौकीन हैं। आप मृदुभाषी, सरल हृदय, एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, क्योंकि एक शिक्षक, एक कलाकार के साथ साथ आप पे बहुत सारी प्रतिभाएं समाहित हैं। आप गायन के क्षेत्र में भी काफ़ी रुचि रखते हैं। जाने क्या क्या आप जानेंगे, आज जानेंगे उनके बारे में। आप हैं श्रीमान अनिल कुमार खैरियाल जी। तो खैरियाल जी, सबसे पहले एनएच परिवार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद पुंजी जी। तो आज आपके बारे में जानना है कि भाई आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि हमारे एनएच परिवार में इस प्रकार के जो व्यक्तित्व आते हैं, उनके साथ व्यक्ति विशेष में जो साक्षात्कार होता है, उनके बारे में जानकारी होती है, तो बहुत कुछ सीखने देखने को मिलता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इसे आप अन्य लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए। तो चलिए खैरियाल जी, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। भाई, पहला सवाल तो आपका परिचय, आप अपने बारे में बताने का कष्ट करें और लोग भी आपको जानने का प्रयत्न करेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार खैरियाल है और मैं चमोली जिले के एक छोटे शहर जोशीमठ में पैदा हुआ हूँ। संप्रति राजकीय इंटर इकाई मोख नंदानगर में IIT अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। जोशीमठ से हमें एक ऐसी विरासत मिली है कि जोशीमठ अपने आप में एक बहुत छोटा लेकिन विरासत संजोए हुए है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि नज़दीक सलोड़ में रम्माण होता है। जोशीमठ में नरसिंह भगवान का मंदिर है। वहाँ पे तिमुंडिया होता है। जाख वगैरह वहाँ पे नाचते हैं हर दूसरे तीसरे साल में। इस पर दुनिया भर की गतिविधियाँ होती हैं। और दूसरा फिर अगर देखा जाए तो वहाँ पे अगर लेखन के क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में था, तो वहाँ पे पहले से ही वहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप था, क्योंकि वहाँ पे फौज थी पूरी, मिलिट्री, आर्मी और गिरिफ, SSB, PSC, दुनिया भर की फौज थी वहाँ पे थी। तो उसके वजह वहाँ पे बहुभाषी लोग वहाँ पे रहते थे। तो उनके वजह वहाँ पे जो चौराहे पे एक जयदत्त भट्ट जी की किताब की दुकान थी, वहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी। और मैं उस समय, आपको विश्वास नहीं आएगा, मैं वहाँ पे अखबार मारने का कार्य करता था। और मुझे उस दौरान उन किताबों को पढ़ने का मौका मिला। बहुत सी किताबें आती थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, सारी किताबें वहाँ पे आती थी। और अखबार भी उस ज़माने में वहाँ पे इलस्ट्रेटेड वीकली उससे किताब हो गया, साप्ताहिक हिंदुस्तान हो गया, धर्मयुग हो गया, और इंडियन एक्सप्रेस से लेकर, इकोनॉमिक टाइम्स से लेकर, नवा टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, सारे अखबार वहाँ पे आते थे। तो वहाँ पे उन्हें पढ़ने का मौका मिला और धीरे धीरे वहाँ पे एक साहित्य में रुचि बढ़ने लगी, किताबें पढ़ के जागरूकता बढ़ने लगी। और उस दौरान फिर वहाँ पे जैसे मालूम था कि एक विकास का एक दौर चला था। तो उस समय जोशीमठ में उसमें 2 पिक्चर हॉल थे, एक मिलिट्री का पिक्चर हॉल था और एक सिविल का पिक्चर हॉल था। तो मिलिट्री के पिक्चर हॉल में 3 दिन पिक्चर चलती थी और सिविल के पिक्चर हॉल में पूरे हफ्ते चलती थी। तो उस दौर में शौक़ बढ़ा कि पिक्चर देखते थे। तो वो कलाकार हमारे एक आदर्श होती कि कलाकार ही कैसे, अमिताभ वगैरह उस दौर में जो हीरो थे, बड़ा अच्छा लगता था कि कैसे, बड़ा एक अलग सा फील होता था। और हमारी भी जिज्ञासा बढ़ी कि हम भी शायद इस तरह से चले आगे। लेकिन धीरे धीरे जब हम उनके बारे में पढ़ना शुरू किया कि क्या होता है, कैसे होता है, तो हमने ये देखा कि बड़े संघर्ष के दौर से गुजरे वो लोग।
लेकिन कुछ लोग नाटकों के माध्यम से भी आए हैं। उसी दौर में जोशीमठ में हमारा संपर्क हुआ श्रीज डोभाल जी से, जो कि एनएसजी से पास आउट थे, और वो आए तो उन्होंने हमें थोड़ा रंगमंच दिया। हमने उस समय उन्होंने एक नाटक कराया था हमसे, अंधेरी नगरी चौपड़ राज। हम छोटे थे तो वो नाटक किया हमने और हमारी जागरूकता बढ़ने लगी। फिर धीरे धीरे हमारे वहीं पे कई कार्यक्रम हमने किए। फिर हम वहाँ से जब आए गोपेश्वर पीजी कॉलेज में एडमिशन लिया तो यहाँ पे थोड़ा हमें अच्छा मौका मिला। यहाँ पे हर संकाय में प्रोग्राम होते थे, वार्षिकोत्सव होते थे, दुनिया भर के अच्छे जागरूकता के प्रोग्राम होते थे और हमने हर उसमें पार्टिसिपेट किया। और सन 90 में जब ज्ञान विज्ञान जत्था चला, जब उसका जो जागरूकता प्रोग्राम था तो उसमें हमने भाग लिया और लगभग उसमें रुद्रप्रयाग चमोली का हिस्सा होता था। हमने लगभग 125 सेंटर पे काम किया, जो 2 अक्टूबर 1990 से माड़ा गांव से शुरू हुआ था और 14 नवंबर 1990 को गौचर में समापन हुआ। उसमें हमारे साथ बहुत से अच्छे लोग जुड़े थे, जिसमें नंद के हटवाल जी रंगमंच के अच्छे जाने माने नाम हैं, और हरीश मैखुरी जी हो गए, मंगला कोठियाल जी हो गए, दरवान पुंडरी जी हो गए, और ये हृदयराम उनियाल जी हो गए, और मोहन बिस जी हो गए, अनिल भट्ट जी हो गए, और हरीश केस्टवाल जी हो गए, मदन मिश्रा जी हो गए, और जगदीश पोखरियाल जी हो गए। कई लोग उससे जुड़े हुए थे और हम लगभग 1.5 महीने तक घूमते रहे, प्रोग्राम किया हमने जागरूकता के। उससे भी काफ़ी जिज्ञासा हमारे रंगमंच की ओर बढ़ने लगी। उसके बाद फिर हमने 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ तो उसमें भी हमने अपने प्रोग्राम वहाँ पे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता रैली चलाई। माड़ा से पूरे जोश में हमने इस बार हमने हेमकुंड साहिब से लेके, घाघरे से लेके और बद्रीनाथ तक हमने प्रोग्राम चलाए। और अब उसके बाद हम दिल्ली तक गए और दिल्ली में हमने अपने नुक्कड़ नाटक दिखाए थे। इस बीच इस प्रकार से हमारा संपर्क होता रहा और इस प्रकार धीरे धीरे हमारे अंदर का कलाकार थोड़ा डेवलप होता रहा और हमने कार्यक्रम किए। उसी दौरान मेरी जॉब 1995 लगी, लेकिन उस समय एनएसडी से मुझे फॉर्म भी आ गया था, लेकिन मैंने उसे भरा नहीं क्योंकि जॉब लग गई। मैंने कहा संतुष्टि इसी में कि जॉब लग गई। और एक थोड़ा सा क्योंकि हम पारिवारिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, मध्यम वर्ग से आते थे, तो सबसे पहले अपनी जॉब देखी जाती उसमें, तो हम उसमें जॉब में चले गए। लेकिन मैं स्कूल में भी उस ढंग से बच्चों को कार्यक्रम आयोजित करता रहा हूँ और अभी भी मैं बच्चों में जो ये है डेवलपमेंट आगे बढ़ाता रहता हूँ। नुक्कड़ नाटक हो गया, कार्यक्रम हो गया, डांस वगैरह, इन चीज़ों में बढ़ाता हूँ और बच्चों को आगे तक पार्टिसिपेट कराता हूँ। इवन में जो वहाँ पे रामलीला होती है, सामाजिक कार्य, उसमें पार्टिसिपेट करता रहता हूँ और इस प्रकार से कई सामाजिक कार्य भी करता रहता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसे कि आपका जो जीवन चरित्र है उसमें जो आपका जन्म हुआ जोशीमठ की माटी में आप जन्मे हैं और वहाँ पर आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिली जन्म के साथ साथ। जैसे आपने बताया कि वहाँ पर 2 पिक्चर हॉल भी थे और साथ ही साथ वहाँ पर बहुत सारे लोग आर्मी से लेकर, मतलब एक ऐसा माहौल आपको मिला कि एक तो आपको विविध प्रकार के लोग जो कि अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते थे वो मिले, उनसे आपको सीखने को मिला। साथ ही आपने बताया कि वहाँ पर जो है कि अखबार भी सारे मिलते थे जिसको आपने देखा, और साथ ही जब मूवीज़ देखी तो आपके अंदर का कलाकार भी हिलोरे मारता हुआ और आगे आया और फिर आपने वहाँ से प्रारंभ किया। साथ ही साथ आपने बताया कि आप कितने सारे जो आपके संगी साथी थे जिन्होंने आपके साथ थिएटर किया, बहुत सारी गतिविधियाँ की। तो ये सारा कुछ तो आपका जो जीवन है वो कलाकारी में गुजरा है, एक लंबा उसका जो अरसा है। तो आजकल जो कलाकार हैं बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, आपस में चाहे उनका दोस्ताना है या नहीं है, वो एक दूसरे का साथ देते हैं या नहीं देते हैं, या उनको आर्थिक संकट होते होंगे, या उनको एक उचित मंच नहीं मिलता है, या बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि भाई कलाकारों के लिए आपका क्या संदेश है, क्या करना चाहिए उनको, सरकारों को क्या करना चाहिए, आम जनता को क्या करना चाहिए, दर्शकों को क्या करना चाहिए, आपकी एक सोच। मुनीर जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो आजकल के कलाकार हैं बहुत अच्छे दौर में जी रहे हैं और हमारा जो दौर था बहुत टफ था, बहुत ही मुश्किलों भरा था। हमें इस ढंग का हमारा कोई यूट्यूब, कोई इस प्रकार से सोशल मीडिया नहीं था और हम जब कोई प्रोग्राम करते थे तो हमारे कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। इवन हमने इतने प्रोग्राम किए, अगर माना अखबार की किसी छोटे कोने में अगर हमें जगह मिल जाती थी तो हम उस अखबार को खरीद के बड़े खुशी खुशी देखते थे कि उसमें मेरा नाम छपा, मेरे दोस्त का नाम छपा, मेरी। अच्छा, अगर इसमें मैं रोक रहा हूँ आपको, अच्छा उसमें जब जैसे नाम आता होगा अखबार में तो मतलब उस दिन क्या महसूस होता था? बहुत अच्छा महसूस होता। जैसे अखबार में हम जब यूपी बोर्ड में अपना रिजल्ट देखते थे ना, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड ईयर पास हो जाते थे, उसी प्रकार की फीलिंग उसमें भी आती थी कि यार हमारा नाम इसमें आ चुका है। और हम
फिर बड़ा आनंद का महसूस करते थे। लेकिन आज देखते हम कि बच्चों का बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उनमें बिखराव है। वो विभिन्न जो अपनी संस्कृतियाँ उनको भूल के अलग अलग टाइप के गाने गा रहे हैं। कुछ रैप चल रहा है, कुछ पहाड़ी रैप चल रहा है, कुछ कई चल रहा है, लेकिन अपनी संस्कृति जो हमारे गीत हैं, कई हैं जो पुराने गीत हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, उनको संजो के अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी उसको आगे बढ़ाना चाहे। और हमारा जो ये सरकार से निवेदन है कि जो ये लोक संस्कृति विभाग है उसको इस प्रकार से जो कई गाने हैं, कई संस्कृतियाँ हैं, कई डांस हैं, कई फोक म्यूज़िक है, उसको संजो के रखे, जिससे हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र में जो कलाकार हैं वो आगे आ सके। और आपका मंच जो आपका स्टूडियो इन लोगों को आगे बढ़ा रहा है, मैं आपके लिए इसके लिए साधुवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन मृदुल वचनों के लिए। और ज़िंदगी में क्योंकि इंसान के साथ दुख, संघर्ष, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ सच्ची बातें, कुछ कड़वी बातें, कुछ मीठी बातें, बहुत सारी बातें आती हैं। तो आपसे एक जानना चाहूँगा कि भाई ज़िंदगी में सुख और दुख के बारे में क्या राय रखते हैं आप? जी, ऐसा कि देखो, ज़िंदगी में सुख दुख तो एक दूसरे के पूरक है। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो आज सुख है, इस प्रकार से बढ़ते जाते हैं। लेकिन मैं अगर एनालिसिस करूँ तो पर्टिकुलर मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन नहीं आया कि मैं उसे बहुत इन्जॉय किया होगा, या बहुत ऐसा कोई दुख नहीं है कि मैं बहुत दुख में बहुत ही ज़्यादा हरेस हो गया हूँ। मैं किसी के आबाद होने में जिंदाबाद नहीं हुआ, न किसी के बर्बाद होने में मुर्दाबाद हुआ। अरे वाह भाई, क्या क्या डायलॉग, जबरदस्त है। दुख और सुख जिंदगी में लगातार आते रहते हैं। दुख से बहुत ज़्यादा दुखी होकर हतोत्साहित होना, उससे बढ़िया है कि दुखों के साथ लड़कर सुख को प्राप्त करना। चलिए, उत्तराखंड की बात करते हैं। हमारा एनएच परिवार का हमेशा सतत प्रयास रहता है कि भाई उत्तराखंड की सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर को हम संरक्षित करने का प्रयास करें, या कलाकारों को हम मौका दें कि इन जो हमारी धरोहर हैं इनको संरक्षित करें। तो क्या आपका एक संदेश है उत्तराखंड की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासतों को संरक्षित करने के लिए? सबसे पहले इसमें तो कलाकारों को एक साथ होना पड़ेगा। जो बिखराव है हमारा, उन कलाकारों को साथ होना पड़ेगा। और हमें जो ये हमारे बीच में गढ़वाल और कुमाऊं की जो डिवाइडेड हो गया है, उसे हटा के हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। और शायद मुझे लग रहा है कि जैसे हमने अपना उत्तराखंड पाया था एक होके, उसी प्रकार से अपनी संस्कृति को अभी भी एक होके बचा सकते हैं। और ये सबसे बड़ा जिम्मा हमारे कलाकारों का है, क्योंकि कलाकार की बातें आगे तक सुन सकते हैं आदमी। मैं अगर भाषण दे रहा हूँ, भाषण के माध्यम से आगे नहीं जा सकती, लेकिन कलाकार के गायन से, उसकी कविता से और उसके जो अभिनय है उससे बातें बहुत आगे तक जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय फेम में जा सकती। तो मैं निवेदन करता हूँ सारे कलाकारों उत्तराखंड के कि वे सभी एकजुट होकर अपनी संस्कृति को बचाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर, आपके ओजस्वी विचारों के साथ साथ आपकी जो समझ है, जो आपका विज़न है कलाकारों के लिए और हमारे उत्तराखंड की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने के लिए बहुत ही शानदार। तो खैरियाल जी, देखिए कि आपके बारे में काफ़ी बातें सुनने को तो मिलती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से कभी मैं आपके क्षेत्र में जहाँ पर आप अध्यापन करते हैं वहाँ पर मैं आ नहीं पाया, लेकिन लोग जिस प्रकार से आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके कार्यों के बारे में बताते हैं, तो मैं आपके ही श्रीमुख से सुनना चाहूँगा कि आखिर सामाजिक क्षेत्र में, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं? देखो, एक पुंजी इसमें एक बात बतानी है कि लगभग मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ और फेसबुक से, व्हाट्सएप से बहुत एक्टिव रहता हूँ। कई चीज़ें इनसे ग्रहण करते हैं, कई चीज़ें अपनी भी बातें अग्रसरित करते हैं। 2018 का वाक़या है और मैं जब स्कूल गया सुबह तो पता चला कि कुंडी जो गांव है वहाँ पे बहुत बड़ी आपदा आई है। वहाँ पे बह गई, तो सड़कें भी बह गई थी, कई चीज़ें। तो मैंने उनकी ज़रा फोटोग्राफ्स लिए और फेसबुक में डाल दी, और उस पर सुबह की वाक़या है स्कूल लगने से पहले का मैंने फेसबुक में डाल दिया और लिख दिया कि मेरे क्षेत्र में ऐसी आपदा आई है। और इस प्रकार से तो लगभग शाम को 6-7 बजे दिल्ली से फ़ोन आता है मुझे कि ये आपके क्षेत्र में आपने डाली है, क्या बात हुई? मैंने कहा इस प्रकार से बात हुई है और ये इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारी एक NGO है और हम उनसे बात करेंगे। तो उस NGO के प्रमुख थे श्री भूरेलाल जी, जो कि तो मतलब ये किस माध्यम से? फेसबुक के माध्यम से? अच्छा। और उसके जो प्रमुख थे भूरेलाल जी, जो कि DM चमोली भी रह चुके हैं। और वो सुबह उनका फ़ोन फिर आया और वो लोधी गार्डन में से वहाँ से फ़ोन आया। तो वहाँ पे सब लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं वो लोग। तो उनका फ़ोन आया कि उन्होंने कहा क्या बात होगी। उन्होंने मुझसे पूछा भूरेलाल जी ने। तो मैंने कही ऐसी बात है। उन्होंने कहा मैं यहाँ चमोली में रह चुका DM। मैंने कहा मुझे मालूम है, आपका नाम मैंने वहाँ पे तख्ती पे पढ़ा कि आपका नाम भी वहाँ पे है।
तो बोले कि हमारा एक एनजीओ है, उसके माध्यम से आपको सामान भेजेंगे, राहत सामग्री बेचेंगे। तो उन्होंने जुलाई में बात की थी और उसके बाद उन्होंने कहा हमें जब बात करी हम लाएंगे, लेकिन मैं सोचा कि हो सकता है भूल क्यों। सितंबर में उनका फ़ोन आता है 25 तारीख को कि हम आपके लिए 2 ट्रक राहत सामग्री भेज रहे हैं। तो एक उधर थराली साइड बूंगा बरसों साइड कौन सी जगह थी वहाँ भी उस समय आपदा आई थी। तो मैंने कहा एक ट्रक उधर भेजिए, एक ट्रक इधर भेजिए। तो उन्होंने मेरी फेसबुक पोस्ट को देखते हुए, और आपको मालूम है उसमें शायद हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने वहाँ पे दिल्ली में उन ट्रकों को हरी झंडी दिखा के उन ट्रकों को इधर भेजा था। तो उसमें से 2 लोग आए थे, हरबोला जी थे, एक कपूर जी थे। हरबोला जी घाट आए थे सामान लेके और कपूर जी उधर गए थे थराली साइड। तो लगभग उन्होंने मेरा सहयोग लिया और मैंने उस समय लगभग 1-1.5 ट्रक सामान वहाँ पे मेरी फेसबुक पोस्ट के वो लेके आए और उन्होंने वहाँ पे बांटा, पूरा घाट क्षेत्र में बांटा। हमारे स्कूल में जो मोग वैली, कुंडी वैली में भी बांटा, घाट में भी जहाँ जहाँ आपदा आई थी वहाँ बांटे। उसमें काफ़ी सामान था, तिरपाल, खाना, राशन, पानी, नमक और वगैरह, टॉर्च वगैरह, इमरजेंसी लाइट सब थी। तो उसके बाद उन्होंने मेरे पास वो 10 दिन रहे और 10 दिन तक उनको वहाँ पूरी राहत सामग्री बांट के वहाँ से गए। उसके बाद फिर उन्होंने हमारे स्कूल के बच्चों को 130 स्वेटर जो हमारी थी बच्चों को भेजी, उसका 130 जैकेट हमारे स्कूल के बच्चों को भेजा। तो इस प्रकार से बांटते गए राहत सामग्री। उसके बाद भी वो कई सहयोग हमारे स्कूल को देते गए। लगभग उन्होंने 7-8 हमारे लिए तिरपाल भी दिए, जो कि हमारे स्कूल में आज भी बिछाने के काम आ रहे दरी के भाव में। उसके बाद मेरे 2 साल मेरे एक फेसबुक फ्रेंड कोरोना काल में, जो कि नोखा से थे, ये राजस्थान में, उन्होंने मुझे कहा कि अनिल जी आपका स्कूल है, मैं आपके स्कूल, मैंने कहा अगर दे सकते तो मेरे स्कूल के कुछ कंप्यूटर वगैरह दीजिए। तो उन्होंने मुझे 37,000 रुपये मेरे खाते में डाल के इसे कंप्यूटर, और मैंने उसके कोरोना काल में अपने स्कूल के लिए उस समय 37,000 को कंप्यूटर खरीदा। इस प्रकार से समाज सेवा करते रह रहे हैं, स्कूल के लिए काम करते रह रहे हैं और शायद इसी प्रकार सहयोग हम आप जैसे मित्रों का मिलता है तो हम समाज के बीच में काम करते रहें। बहुत शानदार जो आपने कार्य किए, खास तौर पर जब आपदा का समय था। और देखिए जो सोशल मीडिया है कितना शक्तिशाली है, इसका अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके माध्यम से किसी के लिए आप सहायता का हाथ बन सकते हैं, आप किसी के दुख दर्द को मिटा सकते हैं। और ऐसा ही वाक़या आपके साथ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आपने अपने जीवनी बताई, साथ साथ आप किस प्रकार आपने संघर्ष किए, समाज के लिए कार्य किया। आज भी आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो वहाँ पर विद्यालय में आप बच्चों को लगातार विभिन्न माध्यमों से सिखाते रहते हैं कि भाई आपको क्या करना है। आप वो चीज़ें हमें प्रदान कर रहे हैं जो आसानी से नहीं मिलती है। वहाँ पर भी आप नुक्कड़ नाटक सिखा रहे हैं, क्राफ्ट से उनका ज्ञान बढ़ा रहे हैं और अपनी मृदुल मधुर व्यवहार से उनके बीच में आपसी तारतम्य को स्थापित कर रहे हैं। तो आप NH परिवार में आए, आपने हमें इतना महत्वपूर्ण वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।